फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल लर्न अहेड एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर आपके पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है और मैं हिमांशु वाजपेयी आप सबको पॉलिटी पढ़ाती हूँ। अभी तक पॉलिटी की 2 क्लासेस हुई हैं। फर्स्ट क्लास में हमने संविधान का निर्माण सीखा और सेकेंड क्लास में हमने उसके विशेषताओं को सीखा। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर भी करिए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अब सही है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? भाग 4 में। सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय एवं समता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्देशक तत्व सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। सो फ्रेंड्स, कौन से भाग से लिया गया है? भाग 4। और कहाँ से लिया गया है ये? आयरलैंड से। ओके। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। कहाँ से? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशकों तत्वों का वर्णन हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय एवं समता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए निर्देशक तत्व सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि भाई जो हमारे निर्देशक तत्व हैं वो प्रेरणा का कार्य करेंगे ही, तो इसीलिए तो उनको उसमें जो है संविधान में लिया गया है। इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह बात योग्य नहीं है। यह सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश है जिनकी उपेक्षा किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। यह लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। आगे हम देखेंगे समाजवादी राज्य। आगे हम पढ़ेंगे समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया था। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि संविधान निर्माता भावी पीढ़ियों पर किसी विचारधारा को आरोपित नहीं करना चाहते थे। जब बना था तब ये नहीं घोषित किया गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य। अब देखिए पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया था। यह न तो किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म मानता है, न ही किसी समुदाय विशेष को धार्मिक आचार्य देता है। धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है। जो पंथ निरपेक्ष है वो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को माने या उसका पालन करे। ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था इसकी विशेषताओं में कि जो है मतलब हम जो नागरिक हैं भारत के वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकता है कि नहीं आपका ये धर्म नहीं है, आप इस धर्म को नहीं मान सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। संविधान सभा ने मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं किया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। जो 42वां संशोधन हुआ था हमारे संविधान का, उसमें ये शब्द जोड़ा गया था। एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण। उसके बाद में है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। वही जो है मतलब एकता बना के रखनी है और जो है मतलब बंटवारा नहीं किसी भी प्रकार का। भारत के संविधान में ये नहीं कहा गया है कि आप अपने दल बना लीजिए, अपने समूह बना लीजिए, ऐसा नहीं है। सारे नागरिक एक समान हैं संविधान की नज़र में। कठोरता व लचीलापन का सम्मिश्रण।
हमारा संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। तो उस पर हम देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा उसको कठोर लचीलेपन का निर्धारण किया जाता है। भारत में दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। बिल्कुल, हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है। संविधान के कुछ भागों का संशोधन सरल व कुछ भागों का जटिल है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। विधियां ध्यान से देखिएगा सारे लोग। चलिए हम विधियों को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रथम कुछ विशेष अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद में दूसरा है, भारत के संविधान के कुल अनुच्छेदों का संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, चाहे तो आप सब इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरी विधि है, भारत के संविधान के कुल अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के भाग 3 और 4 के अनुच्छेद इस श्रेणी में आते हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा है, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन आदि विषयों के संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब ये देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांतों का समन्वयन, अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, एक राज्यसभा, आपातकालीन उपबंध। ये क्या है? ये हमारे तत्व हैं। आगे हम पढ़ेंगे, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? भाग 18 में। कौन से भाग में किया गया है? भाग 18 में। अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट के कारण आपातकाल लागू होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग में राष्ट्रपति शासन के अधीन आ जाता है और देश का संघीय स्वरूप एकात्मक हो जाता है। वयस्क मताधिकार, जो 18+ हैं, उनको मताधिकार देने का अधिकार है, उनका वोट बनना चाहिए, उनको जो है वोट देने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक है। बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है वो देश की एकता का प्रतीक है। शांति, सह अस्तित्व व तथा विश्व भ्रांति का लक्ष्य, ये जो है लक्ष्य है कि हाँ, मतलब शांति रहे हमारे देश में और हमारा देश उन्नति के लिए आगे बढ़े। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो 42वां संशोधन हुआ था उसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। बिल्कुल भाई, जो हमारे अधिकार बनाए गए हैं, मौलिक सिद्धांत बनाए गए हैं, उनके जो है मतलब रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी हैं। जैसे
इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। प्रशासनिक प्रावधान वही हैं, जैसे इतने सारे नियम और ये पुलिस हैं और जो है इनको हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इतने पोर्टल चले हुए हैं, जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक वो चलाया गया है 1090, तो उसी तरीके से इन्हीं को प्रशासनिक प्रावधान कहते हैं। भारत में लोकतंत्र, अब हम पढ़ेंगे भारत में लोकतंत्र। 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज का अंत हो गया था। कब हुआ था? 1947 में। और स्वतंत्रता के उपरांत एक प्राचीन संस्कृति वाले देश भारत में एक नए युग का आरंभ हुआ था। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ों के हम लोग गुलाम थे। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से हम आज़ाद हुए और जो है हमारे देश में प्राचीन संस्कृति वाले देश का मतलब जो है एक नया युग प्रारंभ हुआ। आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को घटाने, जनसाधारण की गरीबी, बेरोजगारी और अल्प रोजगार के उन्मूलन, मानव गरिमा की पुनर्स्थापना, नागरिक अधिकारों की गारंटी, सांप्रदायिक सौहार्द की पुनर्स्थापना तथा सभी को न्याय दिलाने के संबंध में स्वतंत्र भारत के नेताओं का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। बिल्कुल जब मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उसमें यही था कि सारे नागरिक एक समान होने चाहिए, सब जो है कोई गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, रोज़गार सबको मिलना चाहिए। तो मतलब जो स्वतंत्र भारत के नेता जो थे उस टाइम, जो नेता थे भारत के, उन लोगों का भाई मतलब एक स्पष्ट दृष्टिकोण उसमें रहा है, योगदान उनका काफ़ी रहा है उसमें। इन अपेक्षाओं को संविधान में सम्मिलित कर 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यह दृष्टिकोण मुख्यतः प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के भागों में परिलक्षित होता है। कौन कौन से? प्रस्तावना में होता है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान निर्माताओं की लोकतंत्र में भरपूर आस्था थी। यही कारण है कि भारत में सरकार का निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता है और वे लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र में उनकी इतनी गहरी आस्था थी कि इतनी गहरी आस्था थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद उन्होंने सार्वभौम वयस्क मताधिकार अर्थात प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार प्रदान किया। बिल्कुल वो ये चाहते थे कि जो है मतलब जो नेता थे स्वतंत्र भारत के नेता, वो ये चाहते थे कि जो है वयस्क मताधिकार का अधिकार हर नागरिक को होना चाहिए और जितना जल्दी हो सके हमारा देश जो है मतलब पूर्णतः स्वतंत्र हो, जिस देश से जो है ये है गरीबी है और जो लोगों के भेदभाव हैं ये दूर हों। नए संविधान के अंतर्गत 1952 का प्रथम आम चुनाव करोड़ों निरक्षर लोगों के देश के लिए एक महान उपलब्धि थी। जो 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था वो। परंतु भारतीय लोकतंत्र में कई कमियां भी हैं। अभी तक भारत में राष्ट्रीय एकता स्थायी नहीं हो पाई है तथा राजनीतिक प्रणाली समस्त समूहों, श्रेणियों एवं वर्गों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है। भारतीय जनसाधारण का एक बहुत बड़ा भाग अत्यंत निर्धनता, निरक्षरता व तथा बेरोजगारी का शिकार है। बिल्कुल अभी भी पूर्णता नहीं, बेरोजगारी खत्म हो पाई है। 60% से भी अधिक लोग आधारभूत
स्वच्छता एवं सफाई की सुविधाओं से वंचित हैं। बिल्कुल, अभी भी कई एरिया ऐसे हैं जहाँ जो है जो मतलब स्वच्छता से वंचित हैं। निष्कर्षता, चलिए अब हम देखते हैं निष्कर्षता। स्वतंत्रता के विगत 60 वर्षों में भारत ने लोकतंत्र की प्रक्रिया की सफलताओं और असफलताओं को देखा है। कितने वर्षों में? 60 वर्षों में। हमारे देश में कई क्षेत्रों में सफलताएं अर्जित की हैं। भारत एक टिकाऊ संविधान, एक व्यवहारिक राजनीतिक प्रणाली, कार्यात्मक संघीय व्यवस्था और सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा विकसित हुई है। देश की सीमा तथा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो चुका है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में पर्याप्त विकास किया है। विभिन्न जातियों और मानव जाति भाषीय समूह अपनी पहचान खोए बिना एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। मोटे तौर पर एक वृहद बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश भारत एकजुट रहा है। भारत में मतदान विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव है। इससे अधिक संख्या में विश्व की किसी दूसरी गतिविधि में लोगों की भागीदारी नहीं होती है। 83.41 करोड़ लोग मतदान करते हैं। केंद्र एवं राज्यों की कितने करते हैं? 83.41 करोड़। केंद्र एवं राज्यों की सरकारें, न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस, कानून का शासन, सतर्क सैन्य बल, 30 लाख चुने गए प्रतिनिधि, 10 लाख महिलाओं के लिए आरक्षित सीट आदि अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जो भारतीय प्रजातंत्र को विश्व में गौरव प्रदान करती हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी और हम मिलेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोज़ आसानी से प्राप्त होती रहें। थैंक यू, बाय बाय।